फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको कहेंगे खुशामदीद। आज पीडीएम ने अपना तीसरा पावर शो कोयटा में किया। तमाम मरकजी कायदीन के साथ साथ एक बार फिर नवाज शरीफ को भी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से खिताब का मौका दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर चलते हुए वीडियो लिंक के जरिए गिलगित से इस जलसे में खिताब किया। मौलाना फजलुर रहमान आज फिर ताखीर से बारी आने पर शिकवा करना नजर आए। मियां नवाज साहब ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। उसकी वजह से मुझे अब जरा तारीकी में मगरिब के बाद आपसे बात करनी पड़ रही है। आज का जलसा इसलिए अहम है कि इस जलसे के बाद पीडीएम के जलसों की सीरीज में करीबन 1 माह का वक्फा आ जाएगा। पीडीएम अपने जलसों का सिलसिला अब 22 नवंबर से शुरू करेगी। तात्तुल की वजह गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात हैं, जहां बिलावल भुट्टो जरदारी पहले से ही मौजूद हैं और आज के जलसे में फिजिकली वो इसी बायस शरीक नहीं हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी की गैर हाजिरी को बहुत मायने पहनाए जाते रहे हैं। हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक बिलावल बतदरीज खुद को पीडीएम की तहरीक से दूर कर रहे हैं, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी पुरअज़्म हैं कि पीपल्स पार्टी पीडीएम से पीछे नहीं हटेगी। जो आज भी ये देख रहे हैं कि किसी तरीके से पीडीएम टूट जाए, ऑपोजिशन का इत्तेहाद टूट जाए, उनके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन होते हुए मेरा एक वाज़ेह पैगाम कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना मूवमेंट ऑफ द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी से पीछे हटी, ना अलायंस ऑफ द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी से पीछे हटी, और ना हम पीडीएम से पीछे हटेंगे। दूसरी तरफ हुकूमती वुज़रा और तर्जुमानों के बयानात अब ऐलानात की शक्ल धार चुके हैं। शिबली फराज के बाद फवाद चौधरी ने भी 15 जनवरी की तारीख दे दी है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे, और नून लीग मुसर है कि नवाज शरीफ नहीं आएंगे बल्कि जनवरी में हुकूमत जाएगी। तो ऑनेस्टली जिस तरह हुकूमत घबरा गई है, जिस तरह हुकूमत बनी गाला में छुप के बैठी है, जिस तरह इनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, मैं तो ये समझ रही हूँ कि ये शायद जनवरी से बहुत पहले चलती बने। आपको ये याद दिला दें कि 2018 में भी झाड़ पोंछ जनवरी के आगाज से ही शुरू हुई थी, जब मार्च 2018 के सेनेट इंतखाबात से कबल जनवरी के पहले 10 दिन में बलोचिस्तान असेंबली ने उस वक्त के वजीर आला सनाउल्लाह ज़हरी को घर भेज दिया था। आज अपने मेहमानों से जानेंगे कि 2021 के मार्च में फिर सेनेट का इंतखाब है। क्या इससे कबल जनवरी फरवरी में फिर झाड़ू फिरेगा या हुकूमत जाएगी? और जनवरी का सर्द मौसम किसके लिए आखिर पतझड़ साबित होगा? प्रोग्राम में ये भी जानेंगे कि बैनुल अक़वामी साजिश आखिर हो कहाँ रही है, कर कौन रहा है? ये सियासी बयानियाँ बनाने की कोशिश है या वाकई पाकिस्तान हुकूमत के पास कुछ मुस्तनद इत्तलात हैं? गुफ्तगू का आगाज करेंगे। बड़ा ही प्रेस्टीजियस पैनल मेरे साथ मौजूद है जो इन सियासी मामला छोटी छोटी ऊंच नीच पर बड़ी भरपूर नजर रखते हैं और फिर तज्जिए की सूरत में आपके सामने ये मामलात रहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। आप तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। गुफ्तगू का आगाज अब से कुछ देर पहले होने वाले कोयटा के जलसे से करते हैं। पीडीएम की क़यादत मौजूद थी। इफ्तिखार साहब, जिस तरह मैंने अपने इब्तिदाइये में बात की, बिलावल भुट्टो जरदारी की अदम शिरकत सोलो फ्लाइट है, सॉफ्ट फ्लाइट है। हुकूमती तर्जुमान गुज़िश्ता कुछ दिनों में बहुत कुछ कहते रहे और उनका ये कहना था कि बिलावल भुट्टो लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता दूर होंगे, इदारों के खिलाफ सख्त जबान के वो कायल नहीं। 3 जलसे हो गए, अब आप इसे कहाँ कंक्लूड करेंगे? 1 महीने का वक्फा है इसके बाद। देखिए, बात यह है कि जो लोगों को आंखों से कुछ नजर ना आता हो, कानों से वो सुनने से बेबहरा हैं, कानों से सुनने के, उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। ऑप्शंस बहुत कम थी बिलावल के पास। या तो फ्लाइट लेके आते जो पॉसिबल नहीं थी, और एक दूसरा तरीका था जो उन्होंने इस्तेमाल किया, और कहाँ वो दूरी होगी और कहाँ वो सब कुछ हो गया। मेरा ख्याल है कि इन लोगों ने वक्त नहीं दिया बिलावल भुट्टो की स्पीच को। बिलावल भुट्टो की स्पीच को गौर से सुने और फिर सोचें कि ये क्या बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हैं। देखो, अपोजिशन
और हुकूमत के दरमियान इस किस्म की गुफ्तगू जारी रहती है। लेकिन जो तरीकाकार हमने अब देखा है कि 5-5, 6-6 वज़रा को झोंक दिया जाता है एक जलसे के बाद, और एक से एक बढ़ के ख्यालात का इजहार किया जाता है। किसी को बैन अवी साजिश का पता है, कोई सारा दिन बैठ के इंडिया के टीवी वॉच करता रहता है, पता नहीं कितने इंडिया की टेलीविजन स्टेशन है जो ये दे रहे हैं और किस टेलीविजन स्टेशन को ये वॉच करते हैं, और वो कौन सी बैन अवी साजिश है, किस वजीर खारजा ने इनको बताई है, क्या ऐसा कोई नोट इनके किसी सफारत खाने से लिखा गया है, क्या इन्होंने उस नोट को डिस्कस किया है अपनी कैबिनेट मीटिंग में। ये फजूल बातें हैं। बात यह है कि जो जी अगर आपने मुझसे सवाल किया तो जवाब मेरा होगा जी। जी आप बोल रहे हैं, मैंने जो कहना कह दिया। मैं इसके साथ अगला सवाल जो मरियम नवाज साहिबा ने आज बाप के हवाले से जिक्र किया, 2018 के इंतखाबात को लेकर किस तरह उनकी हुकूमत खत्म हुई, उस वक्त में पीपल्स पार्टी का जो किरदार था, मैं अब इसको उस पहली बात से लिंक कर रही हूँ, उसे जानबूझकर इग्नोर किया उन्होंने आज, या पूरा सच बोलने में अभी भी वक्त दरकार है? मैं सुनवाना चाहूंगी उन्होंने कहा क्या था। रातों रात बाप या माँ के नाम एक पार्टी बनती है और वो एक बच्चे को जन्म देती है, और अगले दिन वही बच्चा वजीर आला की कुर्सी पे बिठा दिया जाता है। इफ्तिखार साहब, आप इस बात को आप मुकम्मल कीजिए। देखिए, बात यह अगर बहुत ज्यादा सच बोलने की कोशिश की गई तो सच इतने कड़वे और इतने खौफनाक होंगे कि हमारे में से शायद कोई भी ना उनको सुनने की पोजीशन में है ना कहने की पोजीशन में। ठीक है, कल की जो हकीकत होती है वो आज की हकीकत नहीं होती है। आप उसको कंटिन्यू, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दो मुखालिफ जमातें थी, रही हैं, आइंदा भी रहेंगी। किसने कहा कि वो एक पार्टी बन गई है? उन पे एतराजात होते रहेंगे। आज और बात हो रही है, आज पूरे के पूरे जो कौमी धारे पे जितने भी हमारे रहनुमा हैं वो बात कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म से, एक मजबूत पाकिस्तान के लिए, एक वाइबल पाकिस्तान के लिए, एक ऐसे पाकिस्तान के लिए जिसका ख्वाब बुजुर्गों ने देखा। वो बड़े क्लियर है इस बात पे। वो कहते हैं कि एक दिन पहले हम पाकिस्तान नहीं थे, अगले दिन हम पाकिस्तान थे, और जब हम अगले दिन पाकिस्तान थे तो पाकिस्तान में कुछ वादे हमने किए हैं, कुछ वादे पाकिस्तान ने हमसे किए हैं। ये एक डायलॉग जन्म ले रहा है। इस डायलॉग में किसी को बुरा नहीं मनाना चाहिए। मैं तो हैरान हूं कि ये ताना देना कि क्या बिलावल के बाप ने वो क्या खेल कर दिया सेनेट का। मुमकिन है बिलावल के बाप को उसके सेनेट का वो खेल करने का मुआवजा बहुत अच्छा मिलता, क्योंकि पॉलिटिक्स में ये छोटी हरकतें होती हैं। जैसी छोटी हरकत पिछले 2 हफ्ते से हो रही है, बिलावल नहीं आएगा, नवाज शरीफ क्यों नहीं आया, नवाज शरीफ को थ्रेट दिया गया, एक आदमी ने नवाज शरीफ को धमकी दी अगर तुमने कराची में तकरीर की तो ये हो जाएगा। ठीक यार, हम सहाफियों को जो आके रात को बोलते हैं टीवी पे, हमें कम से कम लाखों नहीं तो हजारों लोग तो सुनते हैं। हमें थोड़ी सी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। हम सियासी वर्कर नहीं है, ठीक, हमारा एजेंडा नहीं है। हमें देखना है कि मुल्क की मुकम्मल सारी सूरत-ए-हाल क्या है, और ये सब जो हमारे कायदीन है ये क्या कह रहे हैं। मैं इन कायदीन में से काफी के साथ इख्तिलाफ करता हूँ और काफी के साथ इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैंने देखना है मजमूई तौर पर वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, क्या मैं उन लोगों की बातें मान लूं? क्या नहीं? माफ कीजिएगा एंकर साहबा, जो सुबह से लेके कई घंटों से उस टेलीविजन पे चिपके हुए थे जिससे के लिए 100 रुपया मैं भी देता हूं महीने का, और मैं वहां पे बात नहीं कर सकता, और उन्होंने बिल्कुल उस टेलीविजन को यार कमाल बनाया हुआ है। मैं उसकी बातें सुनता रहता सारा दिन। वो बातें कर रहे हैं, यानी वो इतना अफसोसनाक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। मैं हैरान हूं कि उनमें से आधे से ज्यादा लोग उनके साथ वो बैठे हैं जो इन सियासी जमातों से ताल्लुक रखते हैं और आइंदा भी रखेंगे। खुदा के वास्ते अपने मामलात को अपने मुल्क में रहने दो, ठीक है, और यहीं पे रिजॉल्व करो। मैं जो इफ्तिखार साहब बात कर रहे हैं भट्टी साहब, वही एक प्लेटफॉर्म पर मुख्तलिफ बयानिए की माजी की मुखालिफ जमातें मौजूद हैं, एक एजेंडे के साथ एक डायलॉग करना चाह रहे हैं। क्या आधा सच या आधी बात हमें किसी मंतकी अंजाम या नतीजा खेज मामलात की तरफ लेकर जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं माजरत चाहता हूँ, PDM एक एजेंडे पे है ही नहीं।
आज जब मैं मरियम साहिबा की तकरीर सुन रहा था तो मुझे लग रहा था नवाज शरीफ और मरियम ही पाकिस्तान की निजात है, ना कायदे-ए-आज़म की कोई हैसियत है, ना और किसी 22 करोड़ अवाम की है। जब बिलावल साहब की सुनी तो मुझे लगा इस दुनिया में एक ही बंदा अच्छा है, वो आसफ अली जरदारी है। उनका एजेंडा तो मुझे कहीं एक नज़र ही नहीं आया। उनका दोनों का अपना अपना मंजन बेच रहे थे, अच्छा बेच रहे थे, पूरा बेच रहे थे। ये लोग फैसला करें। जब लीडरान खुद सच बोलने की हिम्मत ना रखते हों तो हमें सहाफ़ियों को कुर्बानी का बकरा क्यों बनाते हैं? हम इनके कैसे बोले? आज बिलावल साहब बोलते तो बता देते कि जी उसके आईजी को किसने अगवा किया, उसका कौन सी रॉकेट साइंस है, उसको पीपल्स पार्टी ने 1 महीने का टाइम दे दिया। आपने आईजी से पूछना, भाईजान आपके घर आए थे कोई, कहाँ लेकर गए थे, किसको जानते थे, उनसे बुला के पूछें। तो लिहाजा दोनों सारी पार्टियां, मौलाना फजलुर रहमान महरूमी का शिकार है, उन्हें अपनी सीट नहीं मिली, वो किसी ना किसी तरीके से इन होना चाह रहे हैं। मैं फिर अर्ज करूंगा, मेरी इतला के मुताबिक पीपल्स पार्टी के लिए जिन लोगों से भी, जो भी अगर कोई एनआरओ देता है, मुझे नहीं पता देता नहीं देता, उनके राब्ते हैं और बिलावल ज़्यादा देर नहीं चलेगा। और वो उसने उनको टारगेट नहीं किया जिनका टारगेट मोहतरमा मरियम नवाज साहबा थी और मोहतरम नवाज शरीफ साहब का था। तो लिहाजा ये इनकी ना रास्ता एक है ना मंजिल एक है। फिलहाल जो इसको थोड़ा सा प्रमोट कर रहा है तो वो नाहलों की एक टीम, तर्जमानों की है, नाहलों की एक जमे गफीर है हुकूमती। ये बड़ा इन्होंने इस पीटीएम को असल मूवमेंट बनाया ही हुकूमत ने है। मैं ये मूवमेंट 4 घंटे की तो अपोजिशन क्या कर रही है जो 3-3 जलसे कर रही है? देखिए, जलसे करना उनका हक है, पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है। मैं मैटर ही नहीं करता 3 जलसे, वो 126 वो इफ्तिखार साहब कह रहे हैं 6 वजीर रोजाना जलसे। मैं वही कह रहा हूँ, वो 6 वजीर तबाह कर रहे हैं। 6 वजीरों ने मरियम को, बिलावल को हीरो बना रहे हैं, लीडर बना दिया। पीटीआई लीडर इन्होंने बनाया है। इतना वो बेचारे एक दफा आते हैं, मरियम आए या बिलावल साहब आए, ये पूरा दिन ही लगे रहते हैं, ऊपर से गन पॉइंट में टीवीओं से टाइम लेते हैं। ऐसे ऐसे बंदे को हमें लाइव दिखाना पड़ता है जिसे मोहल्ले में कोई खुदार दाल ना दे। लेकिन अब बदकिस्मती है, आजादी है, सहाफत है, जंग रहेगी, बर्बादी तक जंग रहेगी। अच्छा, मैं जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, यहाँ पर अभी भट्टी साहब ने बात की ना रास्ता एक ना मंजिल एक, मैंने ऊपर हवाला दिया 18 के सेनेट इंतखाबात का। इफ्तिखार साहब ने बात की सियासत में मुआवजों की बात होती है, क्या कोई रिपीट टेलीकास्ट होगा? ये जो अभी उन्होंने कहा भी कि बिलावल नहीं साथ होंगे, आप समझते हैं कि जो 2018 में हुआ सेनेट इंतखाब में, ये 2020 से पहले जनवरी फरवरी में वही होगा, या जो पीडीएम कह रही है मामला तो उस तरफ जा सकते हैं? देखिए, एक तो ये हुब्बे अली की बात छोड़ दें जो पीडीएम कर रही है, ये बुग़्ज़े मुआविया है जो आपको नजर आ रहा है। इनका अभी तक मुझे ज़ाती तौर पे एजेंडा समझ नहीं आया, क्योंकि जिस तरीके से बातचीत हो रही है या जो ये मुअज़्ज़ज़ लीडरान जो इनके मुंह से गुलअफ़शानियाँ हो रही हैं, इन सब को मजमूई तौर पर देखें तो उनका पेपर तो बेचारे अवाम है जो इस सारे डिस्कोर्स में कोई हैसियत नहीं है, ना आज है, ना कल थी, ना आइंदा होगी। क्योंकि जो बोलने वाले हैं सबसे पहले तो ये देखिए, इनमें से कौन है जो कम से कम अरबपति से कम है? इनमें से कौन है जिसकी जाती तौर पर ये अपने अवाम के लिए उसने जाती हैसियत में कुछ किया है? इनमें से कौन है जो ये आज नहीं लगातार अवाम की बेहतरी के लिए काम करता रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप ये तोलेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि ये बुग़्ज़े मुआविया ज्यादा है, हुब्बे अली कम है। दूसरी तरफ एक हमारी माशाल्लाह हुकूमत है, जैसा भट्टी साहब भी फरमा रहे थे, उनको भी आप रहने ही दें, क्योंकि उनको भी आज पता नहीं लग रहा कर क्या रहे हैं। वो एक नुक्ता पकड़ के उसके ऊपर बहस करना शुरू कर देते हैं और वही एक इशू बन के रह जाता है। अभी मैं सुन रहा था शिबली फराज साहब ने जो बात की, अनस नुरानी साहब के मुंह से जो आज गुलअफ़शानी हुई है, उनकी उन्होंने बात की। जोश खिताबत में बहुत बड़ी और बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। मुझे भी ये समझ नहीं आई कि इन सब बातों से मेरे पाकिस्तान का क्या भला हो रहा है या होने जा रहा है। मैं नहीं समझता, किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट मैं नहीं दे सकता, ना ही मेरा ये फर्ज मंसबी कभी रहा है, ना होगा, ना मैं कर सकता हूँ। तो मैं ये नहीं समझता कि कोई इस तरीके से गद्दार हो सकता। लेकिन जो चीज देखने वाली है वो ये है, नंबर 1, जो बयानिया इस वक्त आमतौर पे पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ऊपर के सामने आ रहा है, वो बयानिया
भारत को क्यों इतना ज्यादा पसंद क्यों है, और हम ये क्यों भूल जाते हैं कि भारत में अजीत डोल साहब ने बहुत पहले ये कहा था कि वी हैव $300 मिलियन लगाया है पाकिस्तान में, उन्होंने लोगों से बातचीत करवाने के लिए अपने मकसद। मुझे पीटीआई की हुकूमत से शदीद मायूसी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब ये इलेक्शन हो रहे थे तो सडनली हमने देखा कि चाहे मीडिया हो चाहे अखबार हो, पूरा मगरबी दुनिया लगता यूं था एक तूफान उठ खड़ा हुआ है इमरान खान। ये क्यों हो रहा था सारा कुछ? आज मुल्क के खतरात क्या हैं, मुल्क के हालात क्या हैं, और हम लेके किधर जा रहे हैं? अगर इक़्तिसादी तरक्की मंजूर है, इनमें से किसने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए काम किया है? अगर किसी पार्टी के गुनाह चाहते हैं तो मैं वो गिनवा देता हूँ, अगर नून लीग के गुनाह चाहते हैं तो मैं वो गिनवा देता हूँ। कहने की बात मेरी ये है कि खुदा के लिए एक दफा बैठ के सोचिए तो सही कि आप बात क्या कर रहे हैं, क्या उसमें कोई रीजनेबल चीज है, क्या वो पाकिस्तान के फायदे के लिए है, क्या पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इस सारे नैरेटिव का हिस्सा हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें इन अकाबरीन को समझनी चाहिए। अगर इसके बगैर अगर ये हवा में मुअल्लक रहकर अपने ये बयान जारी रखेंगे तो नुकसान किसी एक का नहीं होगा। अभी मेरी किसी दोस्त से बात हो रही थी, अगर ये तूफान खड़ा करना चाहते हैं तो खुदा ना खास्ता अगर तूफान आया तो तूफान फिर ये नहीं देखेगा कि ये पीडीएम वाले लोग थे इनको तो छोड़ दो, ये पीटीआई के लोग थे इनको थोड़ा सा सड़ा दे दो, ये एस्टैब्लिशमेंट थी इनको सारे को डुबो के रख दो। ऐसे नहीं होगा। फिर अगर झाड़ू फिरेगा तो फिर झाड़ू में तूफान आएगा, तूफान बहुत सारों को लेकर चला जाएगा साथ, तो उसमें बचेगा कुछ भी नहीं। ये हमें समझने की जरूरत है। क्या मेरी आज की सियासी लीडरशिप में इतनी समझबूझ है? मैं वो याद करता हूँ, इफ्तार साहब मुझसे बेहतर समझते हैं, भट्टी साहब भी, कि जब एक वक्त था कि पाकिस्तान में ऐसे काबरीन मौजूद थे जो मुल्क के बैठ के सेंसिबल बात कर सकते थे। हमारे यहाँ वली खान मौजूद था जिसके ऊपर बेतहाशा तनकीद होती रहती, मैं खुद भी इनका नाक़िद हूँ, लेकिन उसने जब लियाकत बाग में उसके वर्कर्स का खून हुआ, वो उनके मैयत लेके चुप करके घर चला गया था। उसने कभी खड़े होकर तलवार नहीं निकाल ली थी बाहर, वो उसको अंदाजा था इसका नुकसान क्या होना है। ठीक। हम आज उस नुकसान को सोचे बगैर, परवाह किए बगैर हम जिस तरीके से चले जा रहे हैं, मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि तूफान अगर खुदा खास्ता आया तो फिर बचेगा हम में से कोई भी। जनरल साहब एक ब्रेक लेंगे, बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया, तूफान झाड़ू फिरने की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ आपने हुकूमत और अपोजिशन मुंतखब हैं, दोनों की अहलियत और सलाहियत को भी सवालिया निशान बनाया। हम यहाँ पहुंचे क्यों हैं, आगे का रास्ता क्यों होगा, क्योंकि फोकस तो आज दोनों का नवाज शरीफ को वापस लाना या हुकूमत को घर भेजना है। कुछ मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। इससे पहले कि हुकूमत और अपोजिशन का अगला एजेंडा या टारगेट क्या है, इसकी तरफ जाएं। जो ब्रेक से पहले जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब बात कर रहे थे कि सलाहियत क्या है और अहलियत क्या है दोनों की, वो इसको सवालिया निशान बना रहे थे। लेकिन जनरल साहब आपने बात की तूफान की जद में आने की और झाड़ू फिर जाने की, जरा इस पर बता दें, झाड़ू कहाँ फिरनी है, कैसे फिरनी है, कोई हल है इस पूरे मसले का? जी हाँ, मौजूद है अगर नीयत आपकी हो। ये नहीं कि कोई दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो ऐसे मसला बने और अल्लाह ताला ने इंसान को वो अकल और हिम्मत ना दी हो कि उस मसले को हल कर सके। उसके लिए आपको नीयत होनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, इस वक्त सियासी जो हम देख रहे हैं, मेरे कोई ऐसी शख्सियत नजर नहीं आती जो इन सबको एक जगह ला के बिठा दे, उनसे बात करे। इस जमाने में इस्टेब्लिशमेंट सो कॉल्ड फौज को ये एजाज हासिल था, लेकिन अब हमने उसको भी इतना मुतनाज़ बना दिया है कि अगर आर्मी चीफ सामने आएंगे वो भी, उनको भी मसला बनेगा उनके लिए भी। हैरानकुन ये है कि जब कराची का वाकया था उसमें जो सबसे ज्यादा जिसके ऊपर नुकसान हुआ मेरे कायदे आजम थे, उस पर किसी ने बात नहीं की, आगे तरफ हम चल पड़े सारा कुछ। जब हमारी सियासत की समझ इतनी है कि हमने हर चीज को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना है, तो फिर मैं ये अफसोस चीज कर, जब मैं तूफान की बात करता हूँ ना, अगर खुदा ना खास्ता जो कर रहे हैं, मुल्क में कल कहीं टकराव होता है और कोई ऐसी बात निकलती है जो किसी कंट्रोल में बाहर हो जाती है, ऐसे चीजों की डायनामिक्स अपनी बन जाती हैं, ये किसी के कंट्रोल में रहती नहीं है। जंग शुरू करना आसान है, जंग को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। उसको कंट्रोल करने वाले लीडरशिप बहुत बड़ी होती है। ये अगर हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे इसको, तो ये तूफान तो आएगा। उसमें जो झाड़ू फिरने की बात तो मैंने सिर्फ इस्तारन कही थी, वरना इस तूफान अगर खुदा न खास्ता मुल्क में उठा, जिसकी तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस कदर हार्डन पोजीशन हम ले रहे हैं, जिस तरीके से एक दूसरे ऊपर दुश्मन तराजी हो रही है, तो फिर आगे ये कन्फ्रंटेशन अगर खुदा खास्ता हुई, इस तूफान को कौन रोकेगा? उस तूफान ने, वो बात कर रहा हूँ, फिर बचेगा कोई नहीं हमें से। ठीक है, ये जो हमारा ख्याल ये है ना कि हमें बहुत बड़ा। ठीक,
बड़ा अहम नुक्ता इफ्तिखार साहब, वो कह रहे हैं जंग शुरू करना आसान, और अब जो पीडीएम का एक माहौल नजर आ रहा है, कंट्रोल ना कर पाना, एग्जिट ना हो सके आप उस चीज में से, तो एक्सट्रीम और इंतहा क्या होगी? इसको कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा, हुकूमत नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख दे रही है, सिर्फ बहस को मोड़ रही है या हुकूमत के पास कोई ऐसा है, कोई तुर्क का पत्ता कि नवाज शरीफ वापस पहुंच जाएंगे? पहली बात है कि मैं नहीं समझता कि पीडीएम को जंग लड़ रही है। पीडीएम तो एक सियासी बात कर रही है, खुल के कर रही है, खुफिया नहीं कर रही, हर जलसे में कर रही है। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है जो अनहोनी सी हो। तो अगर इस पे भी झाड़ू फेरने का कुछ फैसला किसी ने किया तो फेर दें, और फिर जो होगा फिर वो भी देख लीजिएगा। जहां तक दूसरा सवाल आपने क्या किया, नवाज शरीफ की 15 जनवरी तक वापसी, हुकूमत के पास कोई 15 जनवरी में ना ये कामयाबी करीब पहुंचेंगे, ना वो 15 जनवरी को यहाँ आएगा, सब ऐसी बातें ही हैं। पाकिस्तान के मसाइल उलझ गए। 1973 के आइन के बाद जो कोशिश की गई 18वीं तरमीम में, जिसको गुजरे 10 साल हो गए हैं, उस पे भी अमल उस सेंस में नहीं हुआ जिस सेंस में वो बनाई गई। देखें, हर आदमी अपना हिस्सा मांगता है, आपका बेटा हो, भाई हो, बहन हो, बच्चा हो। तो जिस तरह एक रियासत है, इसमें बहन भाई बच्चे सारे हैं, कोई बलोची है, कोई सिंधी है, कोई बरोई है, कोई सराइकी है, कोई पटवारी है। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, लोग चाहते हैं कि उनको उनके हक मिले, उनकी चीज़ें उनको दी जाएं, उनको शेयर मिले। एक इतना ताकतवर अदारा है इस मुल्क में, वो किसी को बोलने नहीं देता। जब कोई बोलता है तो वो फिर पाकिस्तान दुश्मन ठहराया जाता है। पाकिस्तान दुश्मन मैं जब से मैं पढ़ा हूँ, मैं देखता आया हूँ। जब मैं अभी पढ़ना शुरू किया था तो सोवर्दी था, फिर उसके बाद मैंने मुजीबुर रहमान को देखा, फिर ये वली खान साहब की बात कर रहे थे जनरल साहब, मैंने फिर वली खान साहब को देखा, फिर वली खान के सारे दोस्तों को देखा, तो सब भी वो गद्दार हैं। हर वो आदमी जो कुछ मांगता है वो गद्दार ठहरा दिया जाता है बगैर किसी वजह के, और अगर वजह मांगी जाए तो उसको उठा के ऐसी जगह पे ले जाते हैं, फिर उसका पता ही नहीं लगता वो कहाँ चला गया। फिर तमाम अदालतें बेबस हो जाती हैं। इन हालात में जिस तरफ हम जा रहे हैं ये अच्छा नहीं है। हमें एक नेशनल रिकन्सिलेशन करनी होगी। हमें माफ़ करो, भूल जाओ और आगे जाने के लिए कुछ रास्ता निकालना हो। जनरल साहब कह रहे हैं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की कोई नहीं मानता, इनका ख्याल है कोई नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि वो इस हद तक पहुंच गए हैं कि उनकी बात कोई नहीं मानेगा, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये भी तो देखा जाए ना, उनकी कोशिश की नोयत क्या है। अगर उनकी कोशिश की नोयत पॉजिटिव हो तो मैं समझता हूँ कि कौन होगा जो नहीं जाएगा। जनरल साहब को याद है, जनरल साहब तो उधर उसके मेरे ख्याल यहाँ तो जा चुके थे, ये बांग्लादेश में, यहाँ प्रिजनर वॉर तो खैर अभी नहीं हुए थे। जब अयूब खान ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई तो मुजीबुर रहमान को रिहा करके उस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बुलाया गया, और मुजीब की शर्त थी कि मेरे पर से मुकदमा ख़त्म करो तब मैं आऊँगा। तो शर्त मान लीजिए, क्योंकि मुल्क के मुफाद में ये था कि उसके तो एक डायलॉग हो। जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बाहर गया शिमला के लिए, तब भी वो अपोजिशन के लोगों से मिलके इसलिए गया कि एक नेशनल रिकन्सिलेशन की जरूरत थी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो खुद अपनी गाड़ी में बैठ के मौलाना मौदूदी साहब से मिलने के लिए इच्छे तशरीफ लाया, एक गली के अंदर गया। ठीक, जब ऐसी बातें होती हैं तो नहीं, आप हौसला करें ना, आप ठीक करके आगे ना चली जाए ना। आपने बहुत बुनियादी बात छेड़ दी है। मैं समझता हूँ ये वक्त है अभी भी हमारे कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कोशिश करके तो देखें, लेकिन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नहीं, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट रख रहे हैं ना। आप जनरल गुलाम मुस्तफा साहब की बात को आगे लेकर गए हैं और आपने उसमें माजी का एक पस मंजर भी रख दिया। मैं यही बात भट्टी साहब के पास लेके जाती हूँ, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि वो वापस लाएगी नवाज शरीफ साहब को। भट्टी साहब बात कुछ और कहना। जी जी कहिए। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ विद अदर चीफ्स, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ विद अदर चीफ्स ओनली। ये इनको नजर नहीं आ रहा क्या होने जा रहा है? क्या इनको तकरीरें सुनाई नहीं दे रही? ठीक है, सर आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, गुफ्तगू को आगे भी ले जाते हैं ना, अगला नुक्ता नजर इसमें लाते हैं। दूसरी तरफ नहीं, दूसरी तरफ एक आदमी का ये कहना, मुंह पे हाथ फेरना, तड़ियां लगाना,
सर मेरा ख्याल है उस बात को लेकर हर जगह उस पर सवाल उठाया गया है कि प्राइम मिनिस्टर को ये सूट नहीं करता। भट्टी साहब, जो बात इफ्तिखार साहब और जनरल गुलाम मुस्तफा, क्या नो एंड की तरफ जाएंगे या कोई है संभालेगा? उन्होंने माजी से एक हवाला भी दे दिया। हुकूमत का फोकस नवाज शरीफ को वापस ला के जेल में बंद करना होना चाहिए या इस मामला का कोई हल निकालना भी कहीं होना चाहिए? देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि नो रिटर्न पे मामला जा रहे हैं, वो लिजवाए जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत को एहसास नहीं है कि हुकूमत इशू बनाती नहीं, डिफ्यूज़ करती है। जब प्राइम मिनिस्टर किसी अपोजिशन के आदमी से, वो अच्छा है या बुरा मैं उस पर नहीं जाता, बात ही नहीं करना पसंद करते, किसी के साथ बैठ के मामला को एमिकेबली हल ही नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ अपोजिशन आप देखें, कोयटा के जलसे में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान का जो सबसे अदारा है उसको टारगेट कर रहे हैं, तो भाई फिर इंसाफ मांग किससे रहे हो? पीपल्स पार्टी उन्हीं से इंसाफ मांग रही। देखे ना, नवाज शरीफ साहब ने DGISI साहब को भी कर दिया, चीफ को भी कर दिया, और फायदी सा के हक में बोल गए, जो उन्होंने इनके खिलाफ बयान दिए उनके हक है। तो इंसाफ मांग किससे रहे हो? इसका मतलब है कि जंग ये है कि अगर नवाज शरीफ को दोबारा वज़ीर आज़म बना दो तो मुल्की हालात ठीक हो गए। इमरान खान के नज़दीक आज उनके वज़ीरों ने आके NOC बांटे, ये भी गद्दार, ये भी गद्दार, ये भी गद्दार। अनबिलीवेबल सी सूरत हाल है। ये मामला समेटने की, बिगाड़ने की। मैं मुस्तफा साहब से 100% हल मौजूद है, अगर वो बैठे हो। नहीं, हल मौजूद नहीं है, तीर कमान से निकल चुका है। मैं मुस्तफा साहब से एग्री हूँ, तूफान की तरफ जा रहे हैं, और तूफान वो इस दफ़ा वो नहीं आएगा जो लोग समझ रहे हैं। तूफान में लोगों से मिले, गली मोहल्ले में जाए, जो मामला गुफ्तगू शुरू हो गई है वो कभी नहीं होती थी, और वो गुफ्तगू बढ़ती जा रही है और ज़बान ज़दे आम होती जा रही है। कुछ सियासी इख्तलाफत जी जी सर, हुक्म। जो बात तुम कह रहे हो ना, खुदा की कसम ये बात मैं खुल के कहना चाहता हूँ कि ये किसी को समझ आ जानी चाहिए। इफ्तिखार साहब, मैं भी नहीं खुल के कह रहा, आप समझ गया, मुझे पता है आप साहिब इल्म है। अल्लाह की कसम ये बात बहुत गलत रास्ते पे जा रहा है। ये बात सुबह था जहाँ पे कभी ऐसी बात सोची भी नहीं जाती थी। और सर मैं इफ्तिखार भाई, सिर्फ मेरी सबमिशन है, मैं पिछले 5-7 दिन से आम लोगों से मिल रहा हूँ और उनकी राय ले रहा हूँ कि जो मौजूदा हालात है इसका जिम्मेदार कौन है। अनबिलीवेबल जवाब आ रहे हैं, मैं नहीं कह सकता। मुझे इसलिए डर लग रहा है, ये मुल्क है तो मैं हूँ, ये मुल्क नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ। तो नवाज शरीफ साहब का बयानिया तो बिल्कुल ओपन हो चुका है, उसके ऊपर अब आपको कोई मेरा ख्याल होगा, वो जो इफ्तिखार साहब कह रहे हैं जी आर्मी चीफ कर सकते हैं, मानता हूँ मैं, लेकिन वो आपका मेन ब्लेम तो वो मुल्क में बैठा जिसे सजा हुई है वो ब्लेम ही उनको दे रहा है, तो फिर किससे इंसाफ होगा? मुझे बताए ना। अगर आपने मुनसिफों को भी मुलजमों के कटहरे में ले आना है, आपको दलिया पे भी एतबार नहीं है, आपको इस्टेब्लिशमेंट में भी एतबार नहीं है, आपको किसी पे एतबार ही नहीं है। आपको ये एतबार है मरियम फटाफट लीडर बन जाए, वज़ीर आज़म बन जाए, हुसैन नवाज आर्मी चीफ बन जाए, हसन नवाज चीफ जस्टिस बन जाए, तो ये सिस्टम तो मुझे बज़ाहिर होता हुआ नजर नहीं आता। मुजीबुर रहमान का इफ्तिखार साहब ने भी, मैं एक ब्रेक ले लूं छोटी सी, मैं आखिर में आपसे, क्यों हम साजिश गद्दार पाकिस्तान है तो हम हैं, क्यों हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर खड़े हैं? हल क्यों नहीं? हल है इरादा और नीयत। आगाज कहां से हो सकता है, जानने की कोशिश करते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले बात हो रही थी साजिश दोनों जानिब से, गद्दार के नारे, हम किधर बढ़ रहे हैं? इफ्तिखार अहमद साहब, हल कैसे निकाला जा सकता है? आखिर 22 करोड़ अवाम है, जो लोग इदारों और ओहदों पर हैं वो जिम्मेदार हैं। आइन के ताबे तमाम अदारे अपना अपना काम करें, और अगर मुमकिन हो सके तो एक ऐसी कोशिश करके देख लें जिसमें रिकन्सिलेशन की बात हो, और माजी में जो हुआ और जो हो रहा है इस पर एक दफ़ा बात करके इस चैप्टर को ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान के गरीब अवाम को उनके हकूक़ वापस कर दिए। जनरल साहब, क्या ये रिकन्सिलिएशन, या अब्बासी साहब भी बहुत बार कह चुके हैं और आजकल बहुत इसके ऊपर बात भी हो रही है, इसका आगाज फिर कैसे होगा? रिकन्सिलिएशन कहां से, किसकी पसंद की, किस तरीके की? ये हल इशू यही है एग्जैक्टली आयशा जो आपने कह दिया है। क्या हम जिस तरीके से आज सियासत जुर्म को अपना के अपने अंदर समेट के जो बात हो रही है, क्या वो सही है? अगर इससे आप हट सकते हैं तो मेरा ख्याल ये है कि सदर पाकिस्तान जो वफाक की अलामत है वो इनिशिएटिव लें और उनसे आके बात करें, जुर्म को अलग रख दिया जाए, जो सियासी मामला है उनको अलग रख दिया जाए। अगर ये आप कर सकते हैं तो आपकी बातचीत आगे हो सकती है। सर, आपके ख्याल में तो सदर साहब से खुद इस्तीफे का मुतालबा मुख्तलिफ फैक्शंस ऑफ सोसाइटी से हो रहा है हालिया फैसले के बाद?
देखिए, हम इस किस्म की बातें करते रहते हैं, किसी ने फैसला सही तरीके से गौर से पढ़ा भी नहीं है। वो बदकिस्मती ये है, अगर वो पढ़ लेते तो फैसला इतना वाज़े किसी के हाथ में भी नहीं है। उसका 141वां जो पैरा है वो अगर आप पढ़ें तो बहुत सारी चीजें और सामने आती हैं। ठीक है, मैं आरिफ हमीद भट्टी साहब बिल्कुल आखिर पे एनआरओ की बात की, फिर आगे से सदर पाकिस्तान इसको इनिशिएट करें। क्या ये लोग जिस तरह भी आपने खुद भी कह दिया, जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तकारीर हैं और जो मामलात हैं, ये बैठ जाएंगे सब लोग इकट्ठे, एक दूसरे को ट्रस्ट कर लेंगे? देखें, फिलहाल जितना पाकिस्तान बनाना ज़रूरी था ना 1947 से आज, उतना पाकिस्तान बचाना ज़रूरी है। सब भड़ों को अपने ज़ाती मफादात को मुल्की मफादात पर तरजीह देने की बजाय मुल्की मफाद को मद्देनज़र रखते हुए बैठ के हल करना है, वरना देर हो जाएगी। क्योंकि हम लोग दुश्मनी में सियासी इख्तलाफ राय को गद्दारी के NOC देने लग पड़े हैं और ऐसे ऐसे अदारों को अटैक करने लग पड़े हैं जो हमारे मुहाफ़िज़ है। मेरा ख्याल है ये बेहतर भट्टी साहब, ये बिठाने में ताखीर कौन करेगा? ज्यादा कसूरवार इस पूरे मामले पे कौन होगा? अगर हुकूमत, वज़ीर आज़म साहब ये कर जाएंगे जलसों में, देखिए, मैंने यही गुजारिश किया, हुकूमत ये समझ ही नहीं रही कि वो हुकूमत में अपोजिशन में नहीं है। मैंने पहले अर्ज़ किया, अगर इमरान खान साहब इस हद तक ना जाते, मौलाना साहब को बिल्कुल खिलाफ ना होते, इख्तलाफ राय रखते, लेकिन जब आप गुंजाइश नहीं छोड़ते और इंतकाम पे आ जाते हैं और एक ख़ास एजेंडे के तहत टारगेट लोगों का एहतसाब करते हैं, तो फिर नफरतें बढ़ती हैं। मोहब्बत करने के लिए आपको अंदर से गंद निकालना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हमीद भट्टी साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ थे। मामलात को सियासतदान पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ना लेकर जाएं, और जो यहाँ भट्टी साहब बात कर रहे थे कि सियासतदान अगर मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर लेकर जा रहे हैं तो फिर जिम्मेदारी दूसरों पर क्यों डाली जाए। अब अपना फीडबैक भेज सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।